गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सेकेंड ग्रेड टेस्ट इंस्टीट्यूट के पेपर 1 के टेस्ट 3 को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? सूरती, बर्बरी, जमनापारी या मारवाड़ी। यानी इनमें से कौन सी है वो बकरी की नस्ल नहीं है? सूरती, बर्बरी, जमनापारी या मारवाड़ी। कौन सी होगी? सूरती, बर्बरी, जमनापारी या मारवाड़ी। तो सूरती है वो बकरी की नस्ल नहीं है। बाकी 3 थी हमारी, वो क्या बकरी की नस्ल थी। यानी बर्बरी, जमनापारी और मारवाड़ी क्या थी? बकरी की नस्ल थी। वहीं अगर सूरती की बात करें तो ये बकरी की नस्ल ना होकर किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। जैसे बर्बरी, जमनापारी, मारवाड़ी, लोही, शेखावाटी और सिरोही, ये सारी बकरी की नस्लें हैं। बर्बरी, जमनापारी, मारवाड़ी, लोही, शेखावाटी और सिरोही, ये बकरी की नस्लें हैं। और वही जैसे सूरती, मुर्रा, जाफराबादी और बदावरी। मुर्री, सूरती, जाफराबादी और बदावरी किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है, भैंस की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। राज्य में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? राज्य में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1960 में, 1964 में, 1978 में या 1955 में? पर्यटन विकास निगम की स्थापना के बारे में पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। हमारा आंसर क्या होगा? राज्य में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में हुई। कब हुई? पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1978 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। राज्य में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। विकास निगम की स्थापना 1978 में हो गई। वहीं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो अपना रोडवेज है ना, उसकी स्थापना 1964 में हुई थी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ISFR 2021 के अनुसार, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनों का विस्तार किस जिले में है? ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है? जोधपुर में है, चूरू में है, सीकर में है या उदयपुर में है? ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन का विस्तार वाला जिला कौन सा है? तो ये है उदयपुर। यानी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है ना 2021 के उसके अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो गया? उदयपुर हो गया। जो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चूरू। न्यूनतम वन क्षेत्र का जिला कौन सा है? चूरू। इसके बाद में हनुमानगढ़ और जोधपुर में भी वनों का विस्तार है वो कम पाया जाता है। वहीं उदयपुर पहले नंबर पे है, बाद में अलवर है, बाद में प्रतापगढ़ है। इसको इस तरह से समझिए, जैसे सर्वाधिक वनों वाला कौन सा है? उदयपुर। फिर उसके बाद में कौन सा है? अलवर। और उसके बाद में कौन सा है? प्रतापगढ़। ठीक है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, ये सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले हैं। ठीक है, और सबसे न्यूनतम विस्तार वाले जिले कौन से हैं? सबसे कम है चूरू में, उसके बाद में कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है, और उसके बाद में जोधपुर में है। यानी सबसे ज़्यादा हो गए उदयपुर में, फिर अलवर में और फिर प्रतापगढ़ में। वहीं सबसे कम की बात करते हैं तो चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में और फिर जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना कब की गई? सूरतगढ़ कृषि फार्म है वो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। इसकी स्थापना कब की गई? अगस्त 1958 में, अगस्त 1957 में, अगस्त 1956 में या अगस्त 1959 में? कब की गई? सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना कब की गई? अगस्त 1956 में की गई। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना कब की गई? अगस्त 1956 में सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना की गई। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है? सूरतगढ़ कृषि फार्म पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति है जो ST कैटेगरी है उसका लिंगानुपात कितना है? हमें पता है कि ST में ना लिंगानुपात अच्छा पाया जाता है। इसी कारण तो हमारे जो ST प्रधान जिले हैं जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो वहाँ का लिंगानुपात अच्छा है। तो इनमें से क्या आंसर होगा? 923, 948, 888 या 928? सबसे मतलब राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 923, 948, 888 या 928? तो कितना हो जाएगा? 948, 948। यानी ST का लिंगानुपात कितना है? ST जनजाति में लिंगानुपात है 948। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। जो नदी बनास अफवाह तंत्र का अंग नहीं है, यानी हमें नदियां दी हुई है, इनमें से हमें यह बताना है कि कौन सी नदी है वो बनास से संबंधित नहीं है, यानी बनास की सहायक नदी नहीं है, या इस तरह से समझ सकते हैं इसको। तो हमारे ऑप्शन है सागी, बेड़ज, कोठारी और खारी।
कौन सी नदी बनास अफवाह तंत्र का अंग नहीं है? कौन सी नहीं है? तो सागी नदी है, वो बनास अफवाह तंत्र का अंग नहीं है, क्योंकि सागी नदी, जवाई नदी ये तो लूणी अफवाह तंत्र का अंग है, यानी लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। वहीं बनास की अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसमें हमारे पास हो जाती है एक तो बेड़च नदी, फिर हो जाती है कोठारी नदी, फिर खारी नदी, मैनाल, मोरेल, बांडी, मानसी और धुंध। कौन कौन सी नदियां बनास नदी की सहायक नदियां हैं? बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल, मोरेल, बांडी, मानसी और धुंध। एक बार फिर से बोल लेते हैं, बेड़च नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, ठीक है, मेनाल, मोरेल, बांडी नदी, मानसी नदी और धुंध नदी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये बनास की है। वहीं अगर बात करें सागी नदी, जवाई नदी, तो ये किसके अफवाह तंत्र का भाग है? तो ये लूणी नदी के अफवाह तंत्र का भाग है। वहीं मोरेल नदी माही नदी के अफवाह तंत्र का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। त्रिवार्ता के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, त्रिवार्ता के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो त्रिवार्ता क्या पूछ रहे हैं, जो जलवायु वर्गीकरण उन्होंने किया है उनके अनुसार दक्षिणी पूर्वी भाग है ना राजस्थान का, वो किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये हमारा राजस्थान हो गया, और इसका जो दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया तो ये दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया। तो त्रिवार्ता के अनुसार ये वाला भाग किस कैटेगरी में आएगा? BSH में आएगा, CAW में आएगा, AW में आएगा या BWH में आएगा? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? त्रिवार्ता के अनुसार जो हमारा दक्षिणी पूर्वी भाग है वो AW में आता है। किस कैटेगरी में आता है? AW में आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि है? यानी कौन सी विधि है वो जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, बाकी तो अभी इससे संबंधित नहीं है या फिर वो नई विधियां होगी। तो इनमें से हमारे ऑप्शन है बरखान, सब्र काफिज, तारा या टोबा। तो बरखान, सब्र काफिज, तारा ये तो बालू का स्तूपों के प्रकार है ना। बरखान, सब्र काफिज और तारा क्या है? बालू का स्तूप प्रकार है। लेकिन टोबा क्या है? परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। तो टोबा क्या है? परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पाली जिले की सीमा कितने और जिले से लगती है? यानी पाली जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? 8 जिलों से लगती है, 7 से लगती है, 6 से लगती है, 5 से लगती है। तो हमें पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों की सीमा पाली जिले से लगती है। तो कितने जिले हैं? तो पाली जिले 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से जिले हैं बताइए? तो पाली जिले के जो हमारे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तो ये हमारा राजस्थान हो गया और यहाँ पे है पाली जिला, ठीक है। तो इसके किस किस जिलों की सीमा लिखती है? तो देखो यहाँ तो उदयपुर की लग गई, इसके बाद में इस साइड में अजमेर की लग जाएगी, इसके बाद में इसके उत्तरी साइड में नागौर जिले की लग जाएगी, उसके बाद में राजसमंद जिले की लग जाएगी, उसके बाद में जालोर जिले की लग जाएगी, उसके बाद में बाड़मेर जिले की लग जाएगी और जोधपुर की लग जाएगी और सिरोही जिले की लग जाएगी। तो इस तरह से कितने जिले हो गए? तो ये 8 जिलों की सीमा पाली जिले से लगती है और राजस्थान में ये एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है। यानी सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का पाली जिला है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राज्य में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई? राजस्थान में पहली चीनी मिल की स्थापना कब की गई? 1933 में, 1932 में, 1931 में, 1934 में। तो राजस्थान में पहली चीनी मिल की स्थापना कब की गई? पहली चीनी मिल की स्थापना 1932 में की गई। कब की गई? पहली चीनी मिल की स्थापना 1932 में की गई। अब हमसे पूछे कि पहली चीनी मिल की स्थापना 1932 में तो करी गई, ठीक है, लेकिन कहाँ पे की गई? तो हमारा आंसर क्या होगा इस परिस्थिति में? भोपाल सागर में की गई। और भोपाल सागर कहाँ पे है? भोपाल सागर पड़ता है चित्तौड़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ भोपाल सागर चीनी मिल की स्थापना कब की गई? 1932 में की गई और ये राज्य की पहली चीनी मिल थी। यानी राजस्थान में चीनी बनना शुरू कब हुई थी? 1932 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राज्य में कौन से स्थान से की गई? यानी स्वस्थ बेटी एक अभियान चलाया गया था, उसकी शुरुआत राज्य में किस स्थान से की गई थी? कुचामन से की गई थी, खंडेला से की गई थी, बानूसर से की गई थी या सामोद से की गई थी? स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत हमारे पूर्वी
भाग से की गई थी, बानूसर से। और बानूसर कहाँ पे है? बानूसर अलवर जिले में है। कहाँ पड़ता है बानूसर? अलवर जिले में। और क्या किया गया था? स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी? बानूसर अलवर से की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? यानी राजस्थान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में हमारे क्षेत्र आते हैं कि किस राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो किस क्षेत्र से कितनी आ रही है। तो उद्योग का हिस्सा बताना है कितना है। हमारा ऑप्शन है 23.30, 45.10, 30.23 या 24.67। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? तो उद्योग का योगदान कितना है? 24.67%, यानी पूरी इकोनॉमी का 24.67 भाग कहां से आता है? ये किस पे बात कर रहे हैं? ये हम प्रचलित कीमतों पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? प्रचलित कीमतों पे। तो कौन कौन से क्षेत्र है? देखो, एक तो हो गया उद्योग, ये तो हमसे पूछा ही है। एक हो गया कृषि और एक क्या हो गया? सेवा। ठीक है। और ये भी दो प्रकार से हमारी इकोनॉमी है ना, जीडीपी कह सकते हैं जैसे हम, ये दो प्रकार से बताई जाती है। ठीक है। एक तो होती है प्रचलित कीमतों पे, प्रचलित कीमतों पे, और एक स्थिर कीमतों पे। स्थिर कीमतों में हमें पता है कि ये आधार वर्ष के आधार पे होती है। ठीक है। और प्रचलित कीमतों की अगर बात करें तो उद्योग का योगदान कितना हो गया? उद्योग का योगदान हो गया 24.67%। कितना हो गया? 24.67%। वहीं अगर बात करें हम कृषि की तो कृषि का योगदान कितना है? 30.23%। कितना है? 30.23%। वहीं सेवा की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? हमारी जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका है? सेवा का है। और सेवा कितना है? 45.10। ये तो हमने बात करी प्रचलित कीमत पे। अगर हम बात करते हैं स्थिर कीमत पे तो उद्योग का योगदान प्रचलित कीमत स्थिर कीमत पे कितना है? स्थिर कीमत पे उद्योग का योगदान 26.34% हो जाता है। कितना हो जाता है? 26.34% हो जाता है। वहीं अगर बात करें कृषि की तो कृषि का कितना हो जाता है? 28.85%। कितना हो जाता है? 28.85% हो जाता है। अगर वहीं बात करें हम सेवा की तो सेवा का योगदान कितना हो जाता है? 44.81% हो जाता है। कितना हो जाता है? 44.81%। तो इस तरीके से देखते हैं, चाहे प्रचलित कीमत की बात करो चाहे स्थिर कीमत की बात करो, सर्वाधिक योगदान किसका है जीडीपी में? तो सेवा का, ऑब्वियस सी बात है। और सबसे कम योगदान किसका है? तो दोनों तरीके से, प्रचलित देख लो चाहे स्थिर देख लो, उद्योग का सबसे कम योगदान है इन तीन क्षेत्रों की अगर तुलना करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता को कौन सी सभ्यता की जननी कहा गया है? गणेश्वर सभ्यता है जो हमारे सीकर जिले में है, कौन सी सभ्यता की जननी कहा गया है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा गया है, पूरा पाषाण सभ्यता की जननी कहा गया है, उत्तर पाषाण सभ्यता की जननी कहा गया है, या लोह पाषाण सभ्यता की जननी कहा गया है? कहने का मतलब है जो गणेश्वर सभ्यता है ना, किस सभ्यता की जननी माना गया है? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी माना गया है, ताम्रयुगीन सभ्यता की। और गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? तो हमारे सीकर जिले में जो नीमका थाना क्षेत्र है उसके पास में ही कांसली नदी के किनारे पे ये गणेश्वर सभ्यता उत्पन्न हुई। दौसा जिले का गठन कब हुआ था? दौसा जिले का गठन कब हुआ था? 1994 में, 1992 में, 1993 में, 1991 में। दौसा जिले का गठन कब हुआ था? 1991 में। दौसा जिले का गठन कब हुआ था? 1991 में दौसा जिले का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन सी ईस्वी में अजमेर आए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो किस ईस्वी में अजमेर आए थे? 1191 में आए थे, 1192 में आए थे, 1193 में आए थे, 1194 में आए थे। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो 1191 में आए थे। तो 1191 में तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था। जो पहला युद्ध हुआ था उसी साल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आ गए थे। ठीक है। और ये पृथ्वीराज तृतीय के समकालिक थे, और वैसे कहे तो मोहम्मद गोरी के समकालिक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से जिले का नाम जलालाबाद रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से जिले का नाम जलालाबाद कर दिया था? अजमेर का, जैसलमेर का, जालोर का या उदयपुर का? अलाउद्दीन खिलजी ने किस जिले का नाम बदल के जलालाबाद कर दिया गया था? अजमेर, जालोर। तो जालोर जिले को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम कर दिया? जलालाबाद कर दिया था। ठीक है। चलते हैं, हमें ये पता है जालोर विजय कब हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की? तो 1311 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? 1569 में हुई थी, 1669 में हुई थी, 1569, 1696 कब हुई थी? तो इसको एक ऑप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम। ये सी में हमारा जो ऑप्शन है वो 1569 दो बार लिख दिया गलती से, तो ये 1614 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1614 या 1696। तो मिर्जा राजा मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1614 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1614 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी
एलिचपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे? एलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? एलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आउवा की क्रांति के दमन के बाद अंग्रेजों ने सुगाली माता की मूर्ति को कहां पे ले गए थे? आउवा की क्रांति को दमन कर दिया, उसके बाद अंग्रेज जो सुगाली माता की मूर्ति को उन्होंने छीना था, उस मूर्ति को कहां ले गए? जयपुर ले गए, बीकानेर ले गए, जोधपुर ले गए, अजमेर ले गए। यानी आउवा की क्रांति के बाद में जो सुगाली माता की मूर्ति को वो अंग्रेज लोग कहाँ ले गए? तो अंग्रेज लोग सुगाली माता को अजमेर ले गए थे। कहाँ ले गए? आउवा कहाँ पे पता ही है, पाली जिले में है। और वहाँ जो सुगाली माता है वो उनके 10 सिर और 54 हाथ है ना, इस कारण फेमस है। राजस्थान के किस क्षेत्र ने किसान आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? बिजोलिया, मारवाड़, अलवर या सीकर। ये पूरे राजस्थान का एकमात्र मतलब पहला संगठित किसान आंदोलन था, बिजोलिया, मारवाड़, अलवर या सीकर। तो बिजोलिया किसान आंदोलन इसका हो जाएगा। इसमें कई नामी गिरामी लोगों ने इसमें बागडोर संभाली थी, जिसमें अपने विजय सिंह पथिक साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना किसने की? मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना किसने की? जवाहर राम मीणा, छोटू राम झरवाड़, महादेव राम पौड़ी या सारे के सारे? मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना इन सभी ने की थी। किन सभी ने की थी? तो जवाहर राम मीणा साहब ने, छोटू राम झरवाल साहब ने, महादेव राम पौड़ी साहब ने, इन तीनों ने मिलकर मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना की थी। मीणा जाति सुधार समिति की स्थापना में इनका योगदान था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कबीर पाठशाला के गठन का क्या उद्देश्य था? यानी कबीर पाठशाला बनाई गई थी, उस कबीर पाठशाला के बनाने का उद्देश्य क्या था? हरिजनों को शिक्षित करना, नारी को शिक्षित करना, गरासियों को शिक्षित करना या भीलों को शिक्षित करना? कबीर पाठशाला का उद्देश्य क्या था? कबीर पाठशाला किस लिए बनाई थी? तो कबीर पाठशाला के गठन का उद्देश्य हरिजनों को शिक्षित करना था। हरिजनों को शिक्षित करने, हरिजनों को स्वावलंबी बनाने के लिए चूरू जिले में कहाँ पे स्थापित की गई थी? ये चूरू जिले में स्थापित की गई थी। नारी शिक्षा के लिए भी चूरू के अंदर सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई। नारी के लिए भी चूरू में सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई थी। तो कबीर पाठशाला की स्थापना भी कहाँ हुई? चूरू जिले में हुई। और सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना भी कहाँ पे हुई? चूरू जिले में हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में महाराणा भूपाल सिंह को राष्ट्र प्रमुख बनाया गया? तो पहले चरण, तृतीय चरण, पंचम चरण या चतुर्थ चरण? क्या आंसर हो जाएगा? राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में महाराणा भूपाल सिंह को राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था? तो महाराणा भूपाल सिंह को तीसरे चरण में राष्ट्र प्रमुख बनाया था। किस चरण में राष्ट्र प्रमुख बनाया था? तीसरे चरण में राष्ट्र प्रमुख बनाया था। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसकी राजधानी क्या है? उदयपुर। क्या है राजधानी? उदयपुर थी। राष्ट्र प्रमुख भूपाल सिंह जी को बनाया गया था। इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हनुमान जयंती कौन से माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है? हनुमान जयंती कौन से माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, चित्र पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा? हनुमान जयंती कौन से माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है? तो ये किस महीने की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है? तो हनुमान जयंती ये मनाई जाती है चित्र पूर्णिमा की। चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हमारे पूज्य हनुमान जी का जन्म कब हुआ था? चित्र पूर्णिमा को हुआ था। और हमारे राजस्थान के अंदर सबसे बड़े मंदिर जो सालासर बालाजी का मंदिर है, एक मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भी है। और पांडुपोल अलवर में भी बहुत बड़े बड़े मेले इस टाइम पे लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप गए नहीं हैं इन तीनों ही जगह तो कृपया जाके आइए। अद्यतन सूरी के कौन से ग्रंथ मेन मरुदेश की वाणी, मतलब मरुदेश की वाणी यानी मरुवाणी का उल्लेख किया गया है? मरुवाणी का उल्लेख उद्यतन सूरी के किस ग्रंथ में किया गया है? संगत रासों में किया गया है, कूलेमाला में किया गया है, हमीर महाकाव्य में किया है या प्रबंध महाकाव्य में किया गया है? मरुवाणी शब्द का उल्लेख उद्यतन सूरी के किस ग्रंथ में किया गया है? संगत रासो, कूलेमाला, हमीर महाकाव्य, प्रबंध महाकाव्य? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूलेमाला। उद्यतन सूरी ने कूलेमाला में मरुवाणी शब्द का उल्लेख किया गया, मरुवाणी भाषा का उल्लेख किया है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पे लगता है? करौली में लगता है, सवाई माधोपुर में लगता है, झालरापाटन में लगता है, टोंक में लगता है? तो डिग्गी कल्याण जी का मेला है कहाँ पे लगता है? टोंक जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है डिग्गी कल्याण जी का मेला? टोंक जिले में लगता है। वहीं आपसे पूछे कि महावीर जी का मेला कहाँ लगता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा इस परिस्थिति में महावीर जी का मेला लगता है करौली में। वही रणथंभौर मेला पता है सवाई माधोपुर में लगता है। और चंद्रभागा मेला कल के पेपर में हमने पूछा था चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है, तो हमारा आंसर क्या था? झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा मेला लगता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? करौली में, सवाई माधोपुर में, झालरापाटन में या टोंक में?
डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? करौली, सवाई माधोपुर, झालरापाटन या टोंक? तो डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक जिले में लगता है। किस जिले में लगता है? टोंक जिले में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया, सवाई मान सिंह ने करवाया, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया या सवाई राम सिंह ने करवाया? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था, 1799 ईस्वी में करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? पुडू कश्मीर में, समरातल में या दुजोद में? तो रामदेव जी का जन्म है वो उडू कश्मीर में हुआ। कहाँ पे हुआ? उडू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से अंगरखी का प्रकार नहीं है। कौन सा अंगरखी का प्रकार नहीं है? गाबा, गदर, दुसाला या दुतई? गाबा, गदर, दुसाला या दुतई? तो दुसाला है वो अंगरखी का प्रकार नहीं है, जबकि बाकी तीन ऑप्शन थे ना, गाबा, गदर और दुतई, ये अंगरखी के ही प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से हाथ का आभूषण नहीं है, यानी हाथ का आभूषण कौन सा नहीं है? बाकी तीन तो हाथ के आभूषण है, लेकिन एक जो है वो हाथ का आभूषण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है? चांट, नोगरी, कंकण या काचर? चांट, नोगरी, कंकण या काचर? तो काचर है वो हाथ का आभूषण नहीं है, काचर सर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? सर का आभूषण है, जबकि चांट, नोगरी और कंकण ये हाथ के आभूषण है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गेर नृत्य कौन से त्योहार पे किया जाता है? गेर नृत्य कौन से त्योहार पर किया जाता है? होली पे किया जाता है, दिवाली पे, दशहरा पे या गणगौर पे? गेर नृत्य कौन से त्योहार पे किया जाता है? होली, दिवाली, दशहरा या गणगौर? तो गेर नृत्य है वो होली के अवसर पे किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मयूर संस्थान कहाँ पे है? मयूर संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर, टोंक, उदयपुर या भीलवाड़ा? मयूर संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर, टोंक, उदयपुर या भीलवाड़ा? तो मयूर संस्थान टोंक जिले में है। कहाँ पे है? टोंक जिलों में है। और टकमण 28 कहाँ पे है? टकमण 28 है उदयपुर जिले में। ठीक है। और अंकन संस्थान हमें पता ही है भीलवाड़ा में है। अंकन संस्थान कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट प्रश्न, जसनाथ जी के उपदेश कौन से ग्रंथों में संग्रहित है? जसनाथ जी के उपदेश कौन से ग्रंथों में संग्रहित है? ऑप्शन है सिंबुदड़ा, कोंडा, दशनाथ प्रकाश, सबद या मान प्रकाश? तो जो जसनाथ जी महाराज है उनके उपदेश सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथों में संग्रहित है। ठीक है। जसनाथ जी के उपदेश सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथों में संग्रहित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1957, 1967, 1977 या 1975? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन है वो 1957 में किया गया। कब किया गया? 1957 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के कितने राज्यपालों की पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी? राजस्थान के कितने ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पे रहते ही मृत्यु हो गई थी? 4, 5, 6 या 7? तो ऐसे राजस्थान के 4 राज्यपाल हैं जिनकी पद पे रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के प्रथम मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? यानी राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे, कौन थे? जयनारायण व्यास साहब, CS वेंकटाचार्य साहब, हीरालाल शास्त्री साहब या टीकाराम पालीवाल साहब? तो जयनारायण व्यास ऐसे पहले मनोनीत और निर्वाचित होने वाले मुख्यमंत्री थे। ठीक है। तो मनोनीत और निर्वाचित जयनारायण व्यास साहब। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशाल सिंह, उषा शर्मा, नवतेज सिंह या स्नेहा राणा? तो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी कुशाल सिंह। कुशाल सिंह मैडम थी ना, वो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा सदस्यों की निरहता संबंधी प्रावधान, विधानसभा सदस्यों की निरहता संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 191 में है, 181 में है, 171 में है या 161 में है? तो राजस्थान की जो विधानसभा है उनके सदस्यों की निरहता संबंधी प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद नंबर 191 में दी गई है। किस में दी गई है? 191 में। तो विधानसभा सदस्यों की निरहता संबंधी प्रावधान 191 में दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्य लोक सेवा आयोग होता है ना, उसके सदस्यों को कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 60 साल?
5 साल या 62 साल, 6 साल या 65 साल या 6 साल या 62 साल। तो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल या 62 साल होता है। इसमें से जो पहले हो जाता है तब राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? महेश व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास, नरोत्तम जोशी या नरोत्तम मिश्रा? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष महेश व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास, नरोत्तम जोशी या नरोत्तम मिश्रा? तो गोपाल कृष्ण व्यास साहब है वो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। तो देखो गोपाल कृष्ण व्यास, तो गोपाल भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है, कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है ही। तो इस तरह से मानवाधिकार कौन दिलवा रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण दिलवा रहे हैं। इस तरह से इसको हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास साहब। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1954 या 2 अक्टूबर 1956? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2021 के राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी जीतने वाले मिठेश निर्मोही का संबंध किस जिले से है? यानी 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था राजस्थानी भाषा के लिए, तो वो थे मिठेश निर्मोही। तो उनका संबंध किस जिले से? पाली जिले से है, अजमेर जिले से है, जयपुर जिले से है या अलवर जिले से? तो मिठेश निर्मोही जी है वो पाली जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? पाली जिले से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ढोडसर अलवर में बनाया जाएगा, बालोजी जयपुर में बनाया जाएगा, दादिया जयपुर में बनाया जाएगा या बांद्रा बाड़मेर में बनाया जाएगा? तो राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क, तो इस तरह से ये मिनी फूड पार्क, मिनो एग्रो पार्क, फूड पार्क, ये कई कैटेगरीज हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ना है कि हमें पूछा क्या है। तो हमें क्या पूछा है? पहला मिनी फूड पार्क, तो हमारा आंसर क्या होगा? बांद्रा बाड़मेर में। तो राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? बांद्रा बाड़मेर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 में, गणतंत्र दिवस 2022 में दिल्ली के लाल किले पर राजस्थान की किस कला का प्रदर्शन किया गया? 2022 का जो गणतंत्र दिवस था, दिल्ली के लाल किले पे मुख्य समारोह होता है, तो वहाँ पे राजस्थान की एक कला का प्रदर्शन किया गया। वो कौन सी कला थी? थेवा कला थी, ब्लू पोट्री थी, पुस्तकला थी या नाथ द्वारा की जो पिछवाई कला थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा की जो पिछवाई कला है उसका प्रदर्शन 2022 में दिल्ली के लाल किले पे किया गया गणतंत्र दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसे हम शॉर्ट में DMIC कहते हैं, इसका कितना हिस्सा या यूं कहे कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है? 49%, 29%, 39% या 59%? तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका लगभग 39% हिस्सा है ना राजस्थान में गुजरता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग 39% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कार सारस्वत ये एक खिलाड़ी है, ये कौन सा खेल खेलते हैं? यानी संस्कार सारस्वत का संबंध किस खेल से है? यानी किस खेल के खिलाड़ी है? खो खो के, बैडमिंटन के, कबड्डी के, टेनिस के? तो संस्कार सारस्वत साहब है वो बैडमिंटन खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन खेल खेलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी? इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई थी? अगर योजनाओं को आप याद करने बैठेंगे तो ये योजना सबसे सरल योजनाओं में से एक है याद करने के हिसाब से। कैसे? 14 अगस्त 2020, 18 अगस्त 2020, 16 अगस्त 2020 या 20 अगस्त 2020? तो इसमें 3 बार 20-20-20 आया है, 20 अगस्त 2020। ठीक है, इस तरह से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2020 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नर एंड सोशल साइंस की स्थापना कहाँ की गई? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस की स्थापना कहाँ की गई? अलवर में की गई, जोधपुर में की गई, जयपुर में की गई या कोटा में की गई? तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस की स्थापना जयपुर जिले में की गई। कहाँ की गई? जयपुर जिले में। एक बार फिर से देख लेते हैं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस की स्थापना कहाँ पे की गई? जयपुर जिले में की गई। नेक्स्ट प्रश्न, HRMN 99, HRMN 99 किस फल की किस्म है? यानी HRMN 99 क्या है? एक फल की किस्म है। किस फल की किस्म है ये? संतरा की, अनार की, सेब की या आम की? तो HRMN 99 ये सेब की किस्म है। किसकी किस्म है? सेब फसल की किस्म है, सेब फल की किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
राजस्थान का पहला बैंक जिसने पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित शाखाओं की स्थापना की है, कौन सा बैंक है? तो राजस्थान का ऐसा पहला बैंक कौन सा है जिसने पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित शाखाओं की स्थापना की है? एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? तो इसका आंसर हो जाएगा BRKGB, यानी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐसा बैंक है जिसने राजस्थान में पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित शाखाओं की स्थापना की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1981 में, 1977 में, 1979 में, 1975 में? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1975 में। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1975 में की गई। गुयाना का पठार कहाँ पे है? गुयाना का पठार है वो किस देश में अवस्थित है? पुर्तगाल में है, चाइना में है, स्पेन में है, वेनेजुएला में है। तो गुयाना का पठार है वो वेनेजुएला देश में। किस देश में है? वेनेजुएला देश में। गुयाना का पठार किस देश में है? वेनेजुएला देश में है। नेक्स्ट प्रश्न, पीली नदी के नाम से जानी जाती है, कौन सी नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? यांगटी सिकियांग नदी, आमूर नदी, वांगहो नदी या मेकांग नदी? तो जो अपनी वांगहो नदी है, वांगहो नदी चाइना में है, इस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीली नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? वांगहो नदी को। अगला प्रश्न है, ईरी और ओंटेरियो झील के बीच में, यानी दो झीलें हैं, एक तो ईरी झील, एक ओंटेरियो झील, इन दोनों के बीच में एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम बताना हमें। हमारे ऑप्शन है नियाग्रा, गरसोपा, एंजिल या सेलली। नियाग्रा, गरसोपा, एंजिल या सेलली। तो ईरी और ओंटेरियो झीलों के बीच में जो जलप्रपात है वो नियाग्रा जलप्रपात। विश्व के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है नियाग्रा जलप्रपात। ये ईरी और ओंटेरियो झीलों के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल में कितनी ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया? जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें कितनी ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया था? 12 को, 3 को, 9 को या 6 को? तो क्योटो प्रोटोकॉल में 6 ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया था। कितनी ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया था? 6 ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया था। एम आकार का महासागर कौन सा है? यानी कौन सा महासागर ऐसा है जिसका आकार एम की तरह है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर? एम आकार का महासागर कौन सा है? तो अपना जो हिंद महासागर है ना, अपना खुद का महासागर, हिंद महासागर, वो उसका आकार कैसा है? एम के जैसा है। और एस आकार का अटलांटिक महासागर एस आकार का महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रवास को किस जनगणना में शामिल किया गया? यानी प्रवास के कॉन्सेप्ट को किस जनगणना में शामिल किया गया? 1881, 1872, 1891 या 1901? तो प्रवास को 1881 की जनगणना में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1881 की जनगणना में प्रवास को जनगणना में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये केरला में है, ओडिशा में है, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में है। तो इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे उधर इलायची की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, कौन सी नदी मालवा और दक्कन के पठार को अलग करती है? यानी एक साइड मालवा का पठार, दूसरी साइड दक्कन का पठार और बीच में ये नदी बहती है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती ब्रंश वैली में बहती है, यानी मालवा और दक्कन पठार के ब्रंश में बहती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से किस देश को जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, चाइना? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसे हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। अभी ऑस्ट्रेलिया में ही T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। ठीक है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान नहीं है, आप देहरादून लगा के आ जाओगे। ये है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश में, मंदार झारखंड में, भोपाल मध्य प्रदेश में या जोरहाट आसाम में? तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जोरहाट आसाम में। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट आसाम में है। कहाँ पे है? जोरहाट आसाम में है। नेक्स्ट प्रश्न, उकाई परियोजना गुजरात में किस नदी पे स्थित है? तो उकाई तापी गुजरात। इसको किस तरह से याद करेंगे? उकाई तापी गुजरात। उकाई परियोजना तापी नदी पे गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी। किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस साल में की गई थी? 2010 में की गई थी, 2006 में, 2008 में या 2004 में? तो किसान कॉल सेंटर की स्थापना 2004 में की गई थी। उस समय अटल बिहारी साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने किसान कॉल सेंटर की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, दादाभाई नौरोजी के अनुसार वर्ष 1868 में 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? दादाभाई नौरोजी के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये थी, 30 रुपये थी, 40 रुपये थी या 50 रुपये थी? दादाभाई नौरोजी के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की जो आय होती थी सालाना वो 20 रुपये होती थी।
₹20 ओनली। नेक्स्ट प्रश्न, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? कर्नाटक में है, गुजरात में, ओडिशा में या राजस्थान में? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में, गुजरात में, ओडिशा में या राजस्थान में? तो पारादीप बंदरगाह वो ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में है पारादीप बंदरगाह? ओडिशा में है। और नावा शिवा मुंबई महाराष्ट्र में है। ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा और वित्त मंत्रालय द्वारा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे नाम से ही हम समझ गए होंगे कि ब्रांड इंडिया अभियान वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ब्रांड इंडिया अभियान शुरू किया गया। किसी देश के आयात पर लगाए गए कर को कहा जाता है, यानी कोई देश आयात करता है, ठीक है, उस पर टैक्स लगाते हैं, उस टैक्स को क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं, कर कहते हैं, शुल्क कहते हैं या रसीद कहते हैं। तो ऐसे कर को टैरिफ कहते हैं, यानी आयात में जो कर लगाया जाता है उसे टैरिफ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है? यानी बाकी तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं, लेकिन एक है ऐसा जो राष्ट्रीय शक्ति का तत्व में शामिल नहीं किया जाता। राष्ट्रीय संसाधन, नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र या दल प्रणाली। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है? तो दल प्रणाली है, वो राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। बाकी तीन हमारे राष्ट्रीय शक्ति के तत्व थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय की बात नहीं की गई? यानी संविधान की प्रस्तावना दी हुई है, उसमें हम भारत से लोग से शुरू होती है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, वहां तक चलती है। तो इसमें 3 प्रकार की न्याय की बात करी गई है, लेकिन इनमें से कौन सी न्याय है जिसकी बात संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है? हमारे ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक। तो हमारी प्रस्तावना में नैतिक न्याय की बात नहीं की गई है। कैसी न्याय की बात नहीं की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात तो की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिड डेक्स सूचकांक किस देश का? यानी एक सूचकांक होते हैं, जैसे हमारा होता है ना निफ्टी और सेंसेक्स, उसी तरह से मिड डेक्स नाम का सूचकांक है, वो किस देश का से संबंधित है, किस देश का है? अमेरिका का है, जापान का है, जर्मनी का है, ब्राजील का है? तो मिड डेक्स है ना, वो जर्मनी का सूचकांक है। किस देश का सूचकांक है? जर्मनी देश का सूचकांक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51 नंबर का देश कौन सा है? यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51st देश कौन सा है? जर्मनी, जाम्बिया, रशिया या पोलैंड? तो यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश पोलैंड था। कौन सा देश था? पोलैंड। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, कुल सदस्य संख्या कितना होता है? यानी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है और उस विधान परिषद में कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं? तो कुल सदस्य संख्या का 1/6, 1/7, 1/8 या 1/10। तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य कुल सदस्य संख्या का 1/6 होता है। अगर जैसे मान लो कि वहाँ पे 60 सदस्य हैं तो 10 सदस्य राज्यपाल के द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है? राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उस परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर या सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग कब की गई? यानी संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग कब की गई? 1920 में की गई, 1900 में की गई, 1910 में की गई, 1895 में की गई। तो संविधान सभा की पहली अनौपचारिक, हम औपचारिक की बात नहीं कर रहे हैं, अनौपचारिक मांग 1895 में की गई और किसके द्वारा की गई? तो बाल गंगाधर तिलक साहब द्वारा की गई। उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से उपाधियों का अंत किया गया? यानी संविधान का एक अनुच्छेद है, उसके माध्यम से उपाधियां लेने का अंत कर दिया। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? 18 नंबर का, 19 का, 20 का, 21 का। तो 18 नंबर का अनुच्छेद है ना, हम रटते हैं 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है, लोटा है, चिल्लम है या घड़ी है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है ना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार वाली पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी।
नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नागरिकता निर्धारित करने वाला निकाय कौन सा है, यानी नागरिकता निर्धारित करने का निकाय कौन सा है? यूपीएससी है, विधान परिषद है, संसद है या महान्यायवादी है? तो नागरिकता संबंधी नियम बनाने का, नागरिकता निर्धारित करने का निकाय संसद है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान है? यानी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देंगे, ऐसे तो क्या पता, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है और उसके एक अनुच्छेद में ये डिटेल में लिखा हुआ है। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो वो अनुच्छेद नंबर कौन सा हो गया अपना? यस, 54 नंबर का अनुच्छेद है, उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिद्दा नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा नाम का जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, ओडिशा से, आसाम से है, पंजाब से? तो गिद्दा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, मुंडा उलगुलान आंदोलन से कौन संबंधित है? सावरकर साहब, बिरसा मुंडा, गांधी या नेहरू? तो बिरसा मुंडा साहब है ना, वो मुंडा उलगुलान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न, रुचि को अभिव्यक्ति, प्रव्यक्त और मापित श्रेणी में वर्गीकृत किया है। यानी रुचि की 3 कैटेगरी बनाई है, एक तो अभिव्यक्ति, एक प्रव्यक्त और एक मापित। ऐसा वर्गीकरण किसने किया है? गिलफोर्ड साहब ने किया है, स्ट्रॉन्ग ने किया है, सुपर ने किया है या वीक ने किया है? तो रुचि की 3 कैटेगरी में बांटा है, अभिव्यक्ति, प्रव्यक्त और मापित। किन्होंने किया है? सुपर ने। इनका नाम क्या है? सुपर। इन्होंने रुचि को अभिव्यक्ति बताया है, प्रव्यक्त बताया और मापित बताया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गेस्टल्ट का क्या अर्थ है? गेस्टल्ट क्या होता है? समग्र के रूप में, मशीन के रूप में, परिवर्तन के रूप में, व्यवहार के रूप में? तो गेस्टल्ट का अर्थ है समग्र के रूप में। गेस्टल्ट का क्या अर्थ है? समग्र के रूप में। गेस्टल्ट का क्या अर्थ है? समग्र के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, गेस्टल्ट का अर्थ समग्र के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम का मुख्य घटक क्या है? यानी अधिगम का मुख्य घटक क्या है? उद्दीपक है, लक्ष्य है, बाधा है या अभिप्रेरणा है? तो अधिगम का मुख्य घटक क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा है ना, वो अधिगम का मुख्य घटक है। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य घटक है। स्किनर ने प्रयोग किए, स्किनर ने किस जानवर पे प्रयोग किए थे? बिल्ली पे किए थे, चूहे पे, बंदर पे, कुत्ते पे? स्किनर साहब ने किस जानवर पे प्रयोग किए थे? तो स्किनर साहब ने चूहे पे प्रयोग किए थे। किस पे प्रयोग किए थे? चूहे पे प्रयोग किए थे। प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यानी एक इन्होंने सिद्धांत दिया था, प्रयत्न और त्रुटि। किन साहब ने दिया था? पीटर ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक साहब ने या कोहलर ने? तो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया था अपने थॉर्नडाइक साहब ने। बिल्कुल, थॉर्नडाइक साहब ने प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत दिया था। किन्होंने दिया था? थॉर्नडाइक साहब ने क्या सिद्धांत दिया? प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, एमाइल या जो भी है प्रोनाउंस करने में, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? रूसो साहब ने, किलपेट्रिक ने, गोल्तान साहब ने या जड़ ने? एमाइल ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये करी थी अपने, हाँ, रूसो साहब ने। रूसो ने एमाइल ग्रंथ की रचना की। रूसो साहब ने एमाइल ग्रंथ की रचना। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन कौन सी शताब्दी में चला? अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन किस शताब्दी में चला था? 20वीं में, 17वीं में, 18वीं में, 19वीं में? अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन कौन सी शताब्दी में चला था? 20वीं में, 17वीं में, 18वीं में, 19वीं में? तो अमेरिका में जो बाल अध्ययन आंदोलन है वो 19वीं शताब्दी में चला था। किस शताब्दी में चला? 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन कहाँ चला था? अमेरिका में चला था। शेषवा अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? जब बालक शेषवा अवस्था में होता है तो बालक में क्या पाया जाता है? आश्रितता पाई जाती है, अनुकरण पाया जाता है, सहयोग पाया जाता है, सब के सब पाया जाता है। तो जब बालक शेषवा अवस्था में होता है तो वो आश्रित भी रहता है, फिर वो लोगों का अनुकरण भी करता है, जैसे जैसे देखता है वैसे करता है, फिर सहयोग भी करता है। इस तरह से बालक में सारी अवस्थाएं पाई जाती है। तो ये सारे शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, बालक बालिका की काम करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? बालक बालिका की काम करने की जो प्रवृत्ति है वो किस अवस्था में आके सुप्त हो जाती है? बाल्यकाल में, किशोरावस्था में, गूढ़ावस्था में या शेषावस्था में? तो बालक बालिका है, उनको काम करने की जो प्रवृत्ति है वो बाल्यकाल में सुप्त हो जाती है। किस काल में सुप्त हो जाती है? बाल्यकाल में सुप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, अहम का विकास बालक के बाल्यकाल में हो जाता है, ये कथन है। अहम का विकास है ना वो बालक के बाल्यकाल में शुरू हो जाता है। ये कथन किन्होंने किया था? कहा था अहम का विकास बालक के बाल्यकाल में हो जाता है। ये कथन किसका है? फ्राइड साहब का, वोडवर्थ का, रोज का या मूलर का? तो ये किसने कहा था? क्या कहा था? अहम का विकास, जो अहम होता है उसका विकास बालक में कब हो जाता है? बाल्यकाल में हो जाता है। ये किसने कहा था? फ्रीयार्ड साहब ने कहा था। फ्रीयार्ड साहब ने या फ्राइड साहब ने कहा था कि अहम का विकास बालक के बाल्यकाल में ही हो जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है रोरसा शाही धब्बा परीक्षण के, रोरसा शाही धब्बा परीक्षण एक परीक्षण है, इसके प्रतिपादक कौन थे? हरमन रोरसा थे। और उनका संबंध किस देश से है, ये पूछा हमसे कि रोरसा शाही धब्बा परीक्षण है वो हरमन रोरसा साहब द्वारा किया गया, ठीक है किया गया। इनका संबंध किस देश से? स्विट्जरलैंड से, जापान से, अमेरिका या रूस से है। तो रोरसा साहब का जो संबंध है वो स्विट्जरलैंड से है। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? रोरसा शाही धब्बा सिद्धांत दिया। वांछित व्यक्तित्व होता है संवेगीय, स्थिर, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या मनस्तापी। वांछित व्यक्तित्व कैसा होता है? संवेगीय, स्थिर होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, मनस्तापी होता है। तो वांछित व्यक्तित्व वही होगा जो न ज़्यादा अंतर्मुखी हो न ज़्यादा बहिर्मुखी हो, संवेगीय, स्थिर हो, तो वांछित व्यक्तित्व होता है। अगला प्रश्न है किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं, किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं, ये कथन किसका है? किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं, ये कथन किसका है? फ्लावर का है, सिम्पसन का है, फ्लेमिंग का है, स्किनर का है। किसने कहा था कि किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव नहीं? तो फ्लावर साहब ने, सिम्पसन ने, फ्लेमिंग ने, स्किनर ने। तो ये अपने स्किनर साहब ने कहा था कि किशोरों को निर्णय का कोई अनुभव ही नहीं है भैया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दिवा स्वप्न किसकी एक सामान्य समस्या है? यानी दिवा स्वप्न किसकी एक सामान्य समस्या है? रचनात्मक बालक की, बहिर्मुखी बालक की, अंतर्मुखी बालक की, अपराधी बालक की। तो अपराधी बालक होता है ना, उसकी समस्या होती है दिवा स्वप्न, यानी दिन में ही सपने देखता रहता है वो। नेक्स्ट प्रश्न है मानसिक अयोग्यता के विज्ञान को, मानसिक अयोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, किसे दिया जाता है? मानसिक अयोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? C.W. बियर्स साहब को, हेदफील्ड को, जोहन्स को या लेडेल को? तो मानसिक अयोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय C.W. बियर्स साहब को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित किया गया, अमेरिका में एक अधिनियम पारित किया गया मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, वो कब पारित किया गया था? 1990 में, 87 में, 80 में या 60 में? तो ये पारित किया गया था 1987 में। क्या? अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में पारित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्धिक मॉडल का ढांचा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बौद्धिक मॉडल का ढांचा है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? गिलफोर्ड के द्वारा, बैट के द्वारा, मेडिन के द्वारा या सियोल के द्वारा? जो बौद्धिक मॉडल है उसका ढांचा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो गिलफोर्ड साहब के द्वारा बौद्धिक मॉडल का ढांचा प्रस्तुत किया गया। बौद्धिक मॉडल का ढांचा गिलफोर्ड साहब के द्वारा किया गया। मंगोलिज्म क्या होता है? मंगोलिज्म एक मानसिक रोग है या कोई किशोर का अपराध है या मंदबुद्धि है या समस्यात्मक बालक है? तो मंगोलिज्म एक मंदबुद्धि का प्रकार है। क्या होता है मंगोलिज्म? मंदबुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है? कांकरोली में है, कांकरोली राजसमंद, करौली में है, केलवा में है या कोटपुतली में है? तो राजस्थान में एक टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली में है। कहाँ पे है? कांकरोली में है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है राजस्थान के निम्न राज्यपालों में लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, मतलब कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जो राजस्थान के राज्यपाल तो थे, इससे पहले वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे? तो बलिराम भगत साहब, अंशुमन सिंह साहब, प्रतिभा पाटिल मैडम। तो बलिराम भगत साहब है ना, वो ऐसे राज्यपाल थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। थैंक यू।